इंसानों ने आज तक कई सारे जंग लड़ी है और इन सब जंग में एक ख़ास जंग है जो 1941 में शुरू हुई थी। वो थी अमेरिका और जापान के बीच। साल 1941 7 दिसंबर सुबह के 7:48 AM थे और अचानक से जापानीज़ एयरक्राफ्ट का एक ह्यूज ग्रुप पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ता है। देखते ही देखते ये जापानीज़ एयरक्राफ्ट्स पूरे पर्ल हार्बर और यूएस नेवी को बर्बाद कर देते हैं। ये अटैक कितना बड़ा था ये इसके रिजल्ट से ही पता चल जाता है। अराउंड 180 यूएस एयरक्राफ्ट्स, 3 क्रूजर्स, 3 डिस्ट्रॉयर्स, एक एंटी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग शिप डिस्ट्रॉय किए जाते हैं और 2403 अमेरिकन्स की जान जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अराउंड 1178 लोग जख्मी हो चुके थे। अब इतने बड़े अटैक के बाद अमेरिका कैसे चुप रहता? इस अटैक के बाद अमेरिका जो अब तक वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर था, उसकी अब वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री होती है और फिर 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करता है। रिजल्ट, अराउंड 2,26,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आज के टाइम में इस इंसिडेंट के बारे में हर कोई जानता है, तो इस वीडियो की क्या ज़रूरत थी? इन 2 इंसिडेंट्स के बीच एक और ख़ास इंसिडेंट हुआ था जो काफ़ी कम लोगों को पता है। और क्लियर कहा जाए तो इन दोनों जंग के बीच एक और जंग लड़ी गई थी जो बड़ी ही ख़ास थी। अब इस जंग में ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ किया गया और ना ही कोई स्पेशल वेपन का। तो इस जंग को ख़ास कहने का रीज़न क्या था? ये जंग ख़ास थी इसके पार्टिसिपेंट्स के वजह से। इस जंग में एक साइड था सुपर पावर अमेरिका और दूसरी साइड था एक ना दिखाई देने वाला एनिमी, एक इनविजिबल एनिमी। वीकली फैक्ट्स रिलीज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन था जिससे अमेरिका ने जंग लड़ी थी और आखिर वो दिखाई क्यों नहीं दिया, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये बैटल पर्ल हार्बर के अटैक के ठीक 2 महीने बाद लड़ी जाती है। अब इस बैटल का डायरेक्ट कनेक्शन पर्ल हार्बर के अटैक से था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये बैटल शुरू होने का रीज़न ही पर्ल हार्बर पर हुआ अटैक था। अब इस बैटल का पूरा डिटेल जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, उस दिन जब पर्ल हार्बर पर जापानीज़ ने अटैक किया था, 7 दिसंबर 1941। इस दिन के बाद यूएस में बहुत कुछ बदल चुका था। यूएस जो अब तक अपने आप को वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर रखे हुए था, अब वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया था। पर्ल हार्बर के अटैक के बाद पूरे यूएस में पब्लिक आउटरीच देखने मिला और साथ ही साथ एक डर का माहौल भी बन चुका था। स्पेशली वेस्ट कोस्ट पर रहने वाले लोग काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जापानीज़ उन पर फिर से हमला ज़रूर करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जापानीज़ एयर अटैक के बाद अब वाटर वेज से यूएस पर अटैक कर रहे थे। 7 जापानीज़ सबमरीन्स अमेरिकन वेस्ट कोस्ट पर पेट्रोल करते हैं और वहाँ पर भी वो 8 मर्चेंट शिप्स पर अटैक करते हैं, जिसमें से 2 को तो उन्होंने डुबा ही दिया। पर्ल हार्बर के अटैक से बना डर काफ़ी नहीं था कि जापानीज़ सबमरीन्स के न्यूज़ सुनकर पूरे कंट्री में रूमर्स और स्पेकुलेशंस बनना शुरू हो गए। अलास्का में तो कंप्लीट ब्लैकआउट ऑर्डर कर दिया गया था। स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और सारे सिटीजन्स को भी ऑर्डर किया गया था कि वो अपने डोर्स और विंडोज़ बंद रखेंगे। ब्लैकआउट जिसे पता नहीं, एक प्रैक्टिस थी जो कि कंट्रीज़ 20th सेंचुरी में यूजुअली यूज़ किया करती थी। ये तभी यूज़ किया जाता जब एक कंट्री को लगता है कि उसके ऊपर बहुत जल्द अटैक होने वाला है, यानी कि एक टाइप की वॉर की प्रिपरेशन थी। इस प्रैक्टिस में जितना हो सके उतना लाइट को कम करने की कोशिश करी जाती थी ताकि एनिमी एयरक्राफ्ट्स को अपने टारगेट फाइंड आउट करने में मुश्किल हो सके। अब अलास्का के साथ साथ सियाटल में भी कंप्लीट ब्लैकआउट ऑर्डर कर दिया गया था। अब इस टाइम पर यूएस में हर जगह रूमर्स फैल चुके थे और इसे यूएस आर्मी भी सीरियस लेना शुरू कर देती है। यूएस आर्मी फेमस हॉलीवुड फैसिलिटी को अटैक से बचाने के लिए 500 ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय कर देती है। हर जगह पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इंस्टॉल किए जाते हैं, बंकर्स बनाए जाते हैं, एयर रेड प्रिकॉशंस हर जगह इंस्टॉल किए जाते हैं और अब यूएस रेडी था वॉर के लिए। ट्रूप्स फुल्ली प्रिपेयर्ड थे लेकिन हर जगह रेडियो साइलेंस थी। दिन था 25 February 1942। ठीक सुबह के 2:25 AM को एयर रेड सायरन पूरे लॉस एंजल्स में बजता है। एयर रेड वार्डन्स अपनी पोजीशन लेते हैं और ठीक 3:16 AM को
37th कोस्ट आर्टिलरी ब्रिगेड फायरिंग शुरू कर देते हैं। .50 कैलिबर मशीन गन से फायरिंग किया जाता है और अप्रॉक्स 1400 एंटी एयरक्राफ्ट शेल्स फायर किए जाते हैं। टोटल ब्लैकआउट होने की वजह से यूएस ट्रूप्स पावरफुल सर्च लाइट्स यूज़ करते हैं और एनिमी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस टाइम पर आसमान में सिर्फ स्मोक और एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट्स नज़र आते हैं। ये फायरिंग पूरे 1 आवर तक चलती है और फिर सुबह के 4:14 AM को ऑल क्लियर का साइन दिया जाता है और सुबह के 7:21 AM को ब्लैकआउट लिफ्ट किया जाता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सुबह में जब अमेरिकन सोल्जर्स सर्च कंडक्ट करते हैं तो वो बड़ी शॉकिंग चीज़ डिस्कवर करते हैं, वहाँ पर कोई एनिमी अटैक हुआ ही नहीं था। अब इस टाइम पर एक चीज़ नोट करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा था, यूएस में अब डर का माहौल था, तो अब यहाँ पर इमेजिनेशंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने अक्सर नोटिस किया है कि अगर हम अकेले कोई सुनसान और अंधेरी जगह पर होते हैं तो जो डर के कारण हम इमेजिनेशंस करते हैं तो वो कई बार हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही सही दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, या फिर उसकी प्रेजेंस हमें फील ज़रूर होती है। ऐसा ही ठीक इस केस में भी हुआ था। लोग पहले से ही डरे हुए थे, तो जो वो अज्यूम कर रहे थे वो उन्हें वहाँ दिखाई दे रहा था। कुछ ये बिलीव कर रहे थे कि जापानीज़ प्लेन्स पूरे आसमान में हर जगह बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहे थे। कोस्टल आर्टिलरी मैन चार्ल्स पैट्रिक भी ये स्टेटमेंट देते हैं कि I could barely see the planes, but they were up all there. इससे ये क्लियर पता चलता है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यूसली सिर्फ आसमान की तरफ एम करके फायर कर रहे थे। जैसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जापानीज़ प्लेन्स शॉट डाउन हो चुके थे, लेकिन असल में कोई प्लेन था ही नहीं, कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। इससे भी स्ट्रेंज बात यह है कि जो भी डैमेज अकर हुआ था वो फ्रेंडली फायर से हुआ था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 3 जो शेल्स गिर रहे थे उसके वजह से कार एक्सीडेंट में आकर, और 2 हार्ट अटैक की वजह से, और कई प्रॉपर्टीज़ को भी फायरिंग की वजह से डैमेज देखने मिलता है। जापानीज़ मिलिट्री से भी ये क्लियर किया जाता है कि उन्होंने वहाँ पर कोई प्लेन फ्लाई ही नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात थी। अगर हम ये कंक्लूड करते हैं कि यह सब इमेजिनेशंस की वजह से हुआ था, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 नहीं, हज़ारों सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल्स ये क्लेम करते हैं कि उस रात उन्होंने आसमान में एयरक्राफ्ट्स देखे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एडिटर ने कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए थे, जिसमें से कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अ बिग फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट रिसेंबलिंग अ बलून, यानी कि एक बड़ा बलून आसमान में उड़ते देखा था। और कई लोग का ये कहना है कि उन्होंने एक प्लेन से लेकर कई सारे प्लेन्स आसमान में उड़ते देखे थे। अब यहाँ पर कई सारे सवाल आते हैं। क्या सच में आसमान में कोई था? अगर सच में कोई नहीं था तो वहाँ रहने वाले लोगों को दिखाई क्या दे रहा था? और फिर एयर रेड सायरन कैसे बजा? या फिर ये फॉल्स सायरन था? या फिर जैसे मैंने कहा था, ये वहाँ पर फैला हुआ डर था जो उनको ये सब दिखा रहा था। इस केस पर अभी तक कई सारे रीजंस दिए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी रीज़न स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है जो कि इस केस को सॉल्व कर सके। और फिर इस बैटल को एक नाम भी दिया गया, द ग्रेट बैटल, द बिज़ार बैटल ऑफ लॉस एंजल्स। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।